नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अंकित कुमार है और आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी की क्लासों को अटेंड करूँगा। हम हिंदी को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ये इस चैनल पर हिंदी की फर्स्ट क्लास है और मेरी भी हिंदी की फर्स्ट क्लास ही है। चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी। यहाँ हिंदी हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। देखिए हिंदी में सबसे पहले क्या आता है। हिंदी में सबसे पहला आती है वर्णमाला। हिंदी में सबसे पहले आती है वर्णमाला। अब वर्णमाला से पहले हम एक बात देख लेते हैं कि हिंदी है क्या। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी है क्या। एक तो हिंदी हमारी एक हिंदी हमारी मातृभाषा है और दूसरा एक हिंदी भाषा है। हमारे विश्व में अनेकों प्रकार की भाषा बोली जाती है, उसी में से एक भाषा है हिंदी। और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। और देखिए भाषा होती क्या है। भाषा होती है कि जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वह साधन जहां व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, चाहे वो मौखिक रूप में करे या लिखित रूप में करे, तो वहां उसे हम भाषा का रूप बोल सकते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में लिखकर चाहे अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है या फिर बोलकर कर रहा है, वही भाषा होती है, वही एक साधन है भाषा, जहां मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो देखिए हम शुरू करते हैं हिंदी। हिंदी में सबसे पहला आती है हमारी भाषा। भाषा की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया। अगर हम लिखेंगे तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह साधन जहां मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा वही साधन है जहां मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। अब भाषा हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है हमारी लिखित भाषा। देखिए सबसे पहले हमारी मौखिक भाषा ही आई थी। पहले शुरुआत में हमारी मौखिक ही भाषा थी। जब पेपर नहीं होते थे, पेन नहीं होते थे, तो मनुष्य आपस में संवाद करके ही मौखिक भाषा का यूज करते थे। और मौखिक भाषा में ये होता था कि जब सुनने वाला श्रोता और बोलने वाला वक्ता आमने सामने होते थे दोनों, तभी मौखिक भाषा का यूज किया जा सकता था। लेकिन टाइमिंग चेंज होने के साथ साथ धीरे धीरे बाद में लोग दूर रहे, उनको कुछ लिखना होता था, पत्र वगैरह लिखना होता था, तो कुछ लिखना होता था, तो उसके लिए लिखित भाषा का उपयोग किया गया। अब लिखित भाषा का जो उपयोग किया गया, तो ये भी देखा गया होगा कि लिखा क्या जाए, कैसे लिखा जाए। तो हिंदी को भाषा को लिखित भाषा में लिखने के लिए उन्होंने कुछ चिन्हों का उपयोग किया। जैसे कोई लेटर वगैरह लिखा, तो जिन चिन्हों की सहायता से वो लिखा जाता था, लिखी जाती थी भाषा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। इसी को हम लिपि बोलते हैं। अगर परिभाषा के तौर से हम देखेंगे तो जिन कुछ चिन्हों के द्वारा कुछ चिन्हों के द्वारा
मौखिक भाषा को मौखिक भाषा को मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए, मतलब व्यक्त किया गया, तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। उन्हीं चिन्हों को हम लिपि बोलते हैं। जहां मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया गया, उन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? लिपि। अब हमारी लिपि, जैसे हिंदी की हमारी लिपि होती है, देखिए, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि ये हमारी हिंदी की लिपि है, जो किससे विकसित है? जो ब्राह्मी लिपि से विकसित है, जो ब्राह्मी लिपि से विकसित है। जैसे इंग्लिश में होती है, हमारी रोमन लिपि। इंग्लिश की हमारी होती है रोमन लिपि। अब दोनों में बोलने में तो मौखिक रूप से तो एक ही होती है दोनों, लेकिन लिखने में अंतर होता है। जैसे कि हम देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं का। देवनागरी लिपि में हम का लिखेंगे, रोमन लिपि में उसी वर्ड को बोलने में जो सेम है, उसी शब्द को हम कैसे लिखेंगे? का। इस तरीके से लिखेंगे। दोनों के लिखने में फर्क होता है, बोलने में दोनों सेम होती हैं। का। जैसे खा होता है, देवनागरी लिपि में हमने लिखा खा, उसी को हम रोमन लिपि में क्या लिखेंगे? खा। दोनों सेम ही होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लिपि क्या होती है। जैसे कि मौखिक भाषा को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। और देखिए, पिछले पेज पे जो मैंने बताया था भाषा, अब भाषा तो समझ गए होंगे कि भाषा क्या होती है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि भाषा शब्द है क्या, भाषा है क्या? तो यहाँ देखिए, भाषा है क्या? भाषा जो शब्द है, भाषा जो शब्द है, ये शब्द हमारी ये शब्द संस्कृत भाषा के की भाष धातु से लिया गया है। भाषा शब्द हमारी संस्कृत भाषा के भाष धातु से लिया गया है। अब ये भाष होती क्या है? देखिए, संस्कृत में जो ये भाष धातु होती है, इसका मतलब होता है, भाष धातु का मतलब होता है बोलना या कहना। और भाषा में हम वही करते हैं, या तो बोलते हैं या कहते हैं, या तो किसी की सुनेंगे या किसी को बोलेंगे। तो ये होता है भाषा का मतलब। और फिर इसके बाद देखिए, मैंने लिपि आपको बता ही दिया। लिपि के बाद क्या आता है? लिपि के बाद आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है कि वर्ण का मतलब होता है कि लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको खंडित ना किया जा सके, या फिर जिसको कोई टुकड़े ना किए जा सके, तो सबसे छोटा वर्ड होता है, उसी को हम वर्ण बोलते हैं। इसकी परिभाषा एक बार देख लेंगे।
लिखित भाषा का वह रूप जिसको खंडित ना किया जा सके। खंडित ना किया जा सके, या फिर जिनको बनाने के लिए किसी दूसरे वर्ड का उपयोग ना किया गया हो, किसी दूसरे वर्ण का उपयोग ना किया गया हो, उन्हीं को हम वर्ण बोलते हैं। सिंपल भाषा में भी आपको बता दिया है। फिर देखिए वर्ण के बाद क्या आता है। वर्ण के बाद आती है वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं? तो इन्हीं वर्णों का वह रूप जो एक व्यवस्थित क्रम में होता है, जो एक व्यवस्थित क्रम में होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वर्णमाला। उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए यहाँ पर वर्णमाला की डेफिनेशन भी हो गई है। आप इसको लिख लेंगे। यहाँ पर वर्ण की डेफिनेशन है, इसको भी देख लेंगे एक बार। अब देखिए वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है? मैंने आपको बता दिया कि जहाँ वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को लगाया जाता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में होता क्या है? देखिए ये हमारी वर्णमाला है। वर्णमाला में होता क्या है? एक वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में अगर मूल रूप से देखें तो दो रूप होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अब देखिए स्वर, स्वर में क्या होता है? अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर होते हैं हमारे 13। अ, आ, ई, ई, उ, ओ। तो इसी प्रकार से हमारे 13 स्वर होते हैं। तेरह स्वर। देखिए हमारे कितने हो गए? अ, हमारा एक स्वर छूट गया है। एक मिनट रुकिए, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारा एक स्वर छूट गया है। एक होता है री। तो ये हमारे कितने स्वर हो गए? ये हमारे स्वर हो गए अब 11। 11 स्वर जो होते हैं हमारे, ये तो हमारे होते हैं मानक स्वर। अब देखिए स्वर वैसे होते हैं 13, यहाँ पर 11 क्यों लिखे गए? ये हमारे जो स्वर होते हैं ये होते हैं मूल स्वर, मानक स्वर। मानक स्वर होते हैं 11, और दो स्वर होते हैं हमारे अयोगवाह। दो स्वर हमारे अयोगवाह होते हैं। और तो
तो इनको लगा कि हमारे 13 स्वर होते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि स्वर होते कितने हैं, तो स्वर हमें बताने 11 होते हैं। वहां पर 11 ऑप्शन भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, तो हमें बताना है 11। अगर क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो हम बताएंगे कि वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। क्वेश्चन अगर ये आए कि स्वर कितने होते हैं, तो 13। स्वर कितने होते हैं, 11। और वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो 13। समझ गए होंगे। और अभी हम इसके प्रकार बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, देखिए, ये भी एक वर्णमाला का रूप है, एक स्वर, एक व्यंजन। तो व्यंजन में हमारे आते हैं का, का, गा, गा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, टा, ठा, टा, ठा, टा, ठा, डा, डा, टा। इसके बाद आता है ता, था, ता, था, ता, ता, ना। इसके बाद आते हैं हमारे पा, पा, वा, वा, मा। ये जो स्वर हो गए हमारे, तो ये जो व्यंजन हो गए हमारे, तो ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। ये हमारे कितने हो गए, 25। और टोटल वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं, टोटल वर्ड कितने होते हैं वर्णमाला के, होते हैं 52। ये तो 25 ही हुए। और 13 हमारे स्वर। हमारे टोटल 38 हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे स्वर और होते हैं। और कुछ स्वर हमारे होते हैं, देखिए, या, रा, ला, वा। ये हमारे स्वर होते हैं अंतस्थ स्वर, अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। इसके बाद हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं सा, 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 सा। ये हमारे हो गए, ये हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। फिर इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन हो गए, ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में देखिए कौन कौन से आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और त्र। ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। और इनके बाद भी हमारे कुछ स्वर कुछ व्यंजन होते हैं जिनको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। एक तो ये होता है हमारा, एक ये होता है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। आप इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो इन सबको मिलाने के बाद हमारे जो टोटल व्यंजन और स्वर होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 52। और व्यंजन जो हमारे होते हैं वो होते हैं 39। इसके बाद
इसके बाद देखते हैं हम स्वर। अब देखिए, स्वर और दोनों व्यंजन दोनों हमने देख लिए कि कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं स्वर। स्वर के कितने रूप होते हैं? स्वर के रूप होते हैं 3। स्वर के 3 रूप होते हैं। 3 रूप होते कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा धातु स्वर। उसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। एक होता है हमारा प्लुत स्वर। ये हमारे स्वर के 3 रूप हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर होते क्या हैं? देखिए, हम इनको क्रम से देखते हैं, ह्रस्व स्वर होते क्या हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं कि जहां पर जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता हो, यहाँ पर, तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। यानी कि कम से कम समय लगने वाले लगकर बोलने वाले वर्डों को ही हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा के तौर पर देखेंगे तो वह वर्ण जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोल देते हैं कि एक मात्रिक स्वर। इसका दूसरा नाम ये भी होता है एक मात्रिक स्वर। तो इसमें देखिए स्वर हमारे आते कौन कौन से हैं। तो जैसे कि अ हुआ, इ हुई, उ और रे, री। ये हमारे चारों क्या हो गए? हमारे चारों ह्रस्व स्वर हो गए। चार प्रकार के चारों ही हमारे हमारे ह्रस्व स्वर 4 ही होते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। इसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं कि जैसे अभी हमारा ह्रस्व स्वर हुआ, उसी प्रकार से दीर्घ स्वर होता है कि जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता हो, उन्हीं को ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं, या फिर द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम द्विमात्रिक स्वर होता है। अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो वह स्वर जिनको बोलने में जिनको बोलने में दो मात्राओं का समय लगता हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। या फिर इनको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? देखिए, इसमें हमारे स्वर आते हैं अ, ई, उ, ए, ए, ओ, ओ। ये हमारे सारे आ जाते हैं दीर्घ स्वर में। अब इसके बाद हमारा एक तीसरा भी था प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर क्या होता है, ये भी देख लेते हैं एक बार। प्लुत स्वर होता क्या है? प्लुत स्वर हमारा क्या होता है? देखिए, प्लुत स्वर में ना तो इनकी कोई संख्या होती है, ना ही ये हमारे स्वरों में वर्णमाला के स्वर में ऐड होते हैं। अब प्लुत स्वर कहते हैं तो कहते किसे हैं? देखिए, प्लुत स्वर का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलने में द्विमात्रिक स्वर यानी कि दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता हो, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब कभी-कभी आपने लिखा हुआ देखा होगा ओम, तो ये जो बीच वाला वो होता है सिंबल, यही होता है हमारा प्लुत स्वर का सिंबल होता है। यही हमारा प्लुत स्वर का सिंबल होता है। और जैसे कि इसे हम परिभाषा के तौर पे देखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता हो, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता हो, अधिक समय लगता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। अब इनका प्रयोग होता कहाँ है? देखिए, प्लुत स्वर का जो प्रयोग होता है वो होता है जैसे कि किसी को पुकारने में, बुलाने में। जैसे हम आवाज देते हैं राम, तो हमने आवाज दी राम, तो ये तो हो गया राम। हम किसी को पुकार रहे हैं तो हम कैसे बुलाएंगे? राम, थोड़ा खींच के बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो ये खींचते हैं, यहीं पे हमारा प्लुत स्वर का प्रयोग होता है राम। इसी को बोलते हैं पुकारना। जहाँ पर पुकारना होता है, पुकारते हैं किसी को राम, श्याम, यहाँ पर हम खींच के बोलते हैं, वहीं प्लुत स्वर का उपयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से होते हैं, और आपको बता दिया। अब देखिए, अगर हम आज हम इतना ही कराएँगे, और अगर होमवर्क की बात करें तो मैंने आपको काफ़ी सारी डेफिनेशन बता दी हैं। आप उनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, वीडियो दोबारा देख सकते हैं अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? भाषा। सबसे पहले मैंने भाषा की डेफिनेशन बताई थी। भाषा क्या होती है? भाषा होती क्या है? भाषा शब्द है क्या? कहाँ से आया? कैसे आया? ये सब मैंने आपको बताया था। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि बोलना या कहना। भाषा के बाद मैंने आपको बताया था लिपि। लिपि क्या होती है? कि मौखिक भाषा को लिखित रूप में मतलब लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। और देखिए, मौखिक क्या होती है? हमारी मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है हमारी कि जब सुनने वाला श्रोता और बोलने वाला वक्ता आमने-सामने होते हैं, तो वहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और लिखित, एक होती है हमारी लिखित भाषा, एक होती है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं, पत्र देते हैं, दूर को निमंत्रण वगैरह भेजते हैं, तो एक किसी पेपर पर लिखकर या फिर किसी पत्र वगैरह किसी पे भी लिखकर हम जब देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। जहाँ पर सुनने वाला और बोलने वाला दूर-दूर होते हैं, तो वहाँ हम लिखित रूप में उनसे संवाद कर सकते हैं, उनसे वार्ता कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लिखित भाषा। अब देखिए, इसके बाद मैंने लिपि के बाद मैंने आपको बताया था, लिपि में मैंने ये भी बताया था कि हाँ, हमारी हिंदी कौन-सी लिपि की है? तो देवनागरी लिपि की है, जो किससे विकसित है? जो ब्राह्मी लिपि से विकसित है, जो ब्राह्मी लिपि से विकसित है। और लिपि के बाद वर्ण बताया था।
लिपि के बाद वर्ण बताया था। वर्ण क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसको खंडित न किया जा सके या फिर तोड़ा ना जा सके, मतलब वर्ण का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसको बोलने मतलब एकदम स्वतंत्र हो, जिसको बोलने में या लिखने में किसी दूसरे की आवश्यकता ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो एक वर्ण की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। और वर्ण वर्ण के बाद एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वर्णमाला। डेफिनेशन मैंने वर्णमाला बताई थी। वर्णमाला में क्या होता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, हमारे वर्णों का व्यवस्थित समूह ही हमारी वर्णमाला होती है। वर्णमाला में क्या होता है? वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, 13 में 11 मानक होते हैं, 11 मानक होते हैं और 2 हमारे अयोगवाह होते हैं। ये हमारी वर्णमाला हो गई। और ये तो हमने स्वरों की बात की। व्यंजन होते हैं हमारे 39, 39 हमारे व्यंजन होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से होते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताई थी, वर्णमाला के बाद मैंने आपको स्वर भी बताए थे, व्यंजन भी बताए थे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। नंबर 1 धातु स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त स्वर में क्या होता है वो भी मैंने अभी आपको बताया था। तो तीनों मैंने आपको स्वर बता दिए, स्वर के प्रकार ये तीन ही होते हैं। और व्यंजन में भी मैंने आपको बता दिया है, और बाकी व्यंजन के बारे में बात कल करेंगे। तो जितनी भी ये सारी डेफिनेशन होगी हमारी, देखिए वर्णमाला की डेफिनेशन हो गई, एक भाषा की डेफिनेशन, लिपि की, वर्ण की, इनको सारे को हम कवर कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सबका धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी कोई गलती हो वीडियो में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो भी बता सकते हैं। और जल्दी ही हमारी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।